हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके यूपी एलटी ग्रेड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हायर परचेज प्राइस से। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मशीनरी परचेस की गई है हायर परचेज प्राइस पे जो कि है 30,000। उसका जो कैश प्राइस है वो है 24,000। जो पेमेंट किया गया है वो 3 इंस्टॉलमेंट में किया गया है। और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो बताना है। तो लिख लेते हैं। सबसे पहले हायर परचेज प्राइस कितना है, ₹30,000, ये आपको गिवन है। कैश प्राइस भी आपको दिया गया है 24,000। 6,000 क्या हो जाएगा, ये टोटल आपका इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इंटरेस्ट अमाउंट। देखो, अगर आपने कैश प्राइस पे इसको परचेस किया होता तो ये मशीनरी आपको 24,000 में मिल जाती, लेकिन चूंकि आपके पास पैसे नहीं है या कोई और कारण है जिसके वजह से आप इंस्टॉलमेंट में इस अमाउंट को पे करना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है 24,000 से ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। तो ज़्यादा कितना पे करना पड़ रहा है, 6,000 रुपये। यानी हायर परचेज प्राइस 30,000 है, कैश प्राइस आपका 24,000 है, तो टोटल 6,000 रुपये आपको इंटरेस्ट के फॉर्म में ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है वो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट है। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि जो इंस्टॉलमेंट है, ये जो इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट है वो 3 इंस्टॉलमेंट में पे किया जा रहा है। तो एक इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा, 2,000। यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो इंस्टॉलमेंट है वो 2,000 होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। देखिए, इंटरेस्ट अकाउंट जो है ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। अक्रूड इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और प्रीपेड इंटरेस्ट, ये तीनों जो हैं वो आपके पर्सनल अकाउंट है। अब यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप गोल्डन रूल्स पढ़ सकते हैं अकाउंटिंग के, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पे मैंने डिटेल में आपको सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। और एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। आप चाहो तो आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस लेक्चर को देख सकते हो। तो आप डिटेल में समझ पाओगे कि कौन सा नॉमिनल अकाउंट है, कौन सा पर्सनल अकाउंट है और कौन सा रियल अकाउंट है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ क्लोजिंग स्टॉक इज़ शोन इन ट्रायल बैलेंस देन इट शुड बी शोन इन। अब देखिए, दो तरीके के आपको इंफॉर्मेशन है वो दिया गया होता है। एक तो होता है ट्रायल बैलेंस और दूसरा होता है एडजस्टमेंट। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रायल बैलेंस में दिया गया है तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ करेगा, सिर्फ एक जगह। ठीक है, यानी उसको हम किसी एक जगह ही दिखाएंगे, चाहे वो ट्रेडिंग हो, पीएल हो या बैलेंस शीट हो, तीनों में से कोई एक जगह ही इसको शो करेंगे। लेकिन अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एडजस्टमेंट में दिया गया है तो उसकी एंट्री 2 जगह होगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस में दिया गया हो तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे। तो अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है तो हम इसे दिखाएंगे बैलेंस शीट में। अगर मान लो कि जो क्लोजिंग स्टॉक है अगर वो एडजस्टमेंट में दिया होता तो हम क्या करते, बैलेंस शीट में तो दिखाते दिखाते इसके अलावा भी हम एक और जगह दिखाते, वो क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते बाय क्लोजिंग स्टॉक करके, और बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में यानी एसेट साइड में उसको दिखाते। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो सिर्फ और सिर्फ उसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो ये क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है, ये आप ज़रूर से एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड। तो ये बहुत ही सिंपल है, डबल एंट्री सिस्टम इसको कहते हैं। आपने पहला ही चैप्टर इसको डिटेल में पढ़ा होगा तो इस पर काफ़ी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार डिटेल में इंट्रोडक्शन और बाकी सारी चीज़ें पढ़ लेना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनेजर्स कमीशन इज़ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इफ़ प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज़ 1,54,000, व्हाट इज़ द कमीशन। तो कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट
मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यही होता है। तो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1,54,000, रेट 10% है, यहाँ कितना हो जाएगा 110, तो 11 कम 11, 11 चौक 44, 000। तो कमीशन कितना आ जाएगा 14,000। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब बढ़ते हैं आगे। आपके सामने दिया गया है कि ए और बी पार्टनर हैं 5:3 रेशियो के लिए, सी ज्वाइन करता है और न्यू एग्रीड रेशियो हो जाता है 4:2:2। तो आपको कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही होता है। ए और बी का निकालना है तो निकाल लेंगे। ओल्ड रेशियो कितना है, ए का 5/8 और बी का कितना हो जाएगा 3/8। न्यू रेशियो देख लेंगे, 4/8, 4 2 6 2 8, ठीक है, 1/8 हो जाएगा। माइनस करेंगे 2/8 तो 1/8 हो जाएगा। तो ए और बी का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:1। कोई दिक्कत? तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब बढ़ते हैं आगे। अनपेड कॉल्स आर, आपको बताना है कि अनपेड कॉल्स क्या है। तो सबसे पहले अनपेड कॉल्स को समझ लेते हैं। देखिए अनपेड कॉल्स को हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। अब कॉल्स इन एरियर्स का क्या मतलब है कि अमाउंट कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड, वो अमाउंट जो कि मांगा गया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है उसे हम कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं। आपने पढ़ा होगा पेड अप कैपिटल कैसे निकालते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल माइनस अनपेड कॉल्स, यही होता है। ये चीज़ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनपेड कॉल्स का क्या मतलब है कि हमें कॉल्ड अप कैपिटल में से इसको माइनस करना होगा, समझ में है। तो अनपेड कॉल्स आर डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट इज शोन इन। तो जो बैलेंस होता है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का, इसको हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि जो इररिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग होते हैं उनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एज अ एक्सपेंस। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एज एक्सपेंस या फिर लॉस। तो 8th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन पार्टनरशिप अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज शोन इन न्यू बैलेंस शीट इन। देखिए जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होता है इसका क्या मतलब होता है, कोई भी ऐसी ऑब्लिगेशन या डेट, इसको आप डेट भी मान सकते हैं, कोई भी ऐसा ऑब्लिगेशन या डेट जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म के टाइम पे हमने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया है या आइडेंटिफाई कर लिया है। वो कोई भी टाइम हो सकता है, जैसे एडमिशन के टाइम पे या रिटायरमेंट के टाइम पे या किसी अदर टाइम पे हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो उसे हम दिखाते हैं लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिकूपेबल शॉर्ट वर्किंग्स आर शोन इन द बैलेंस शीट एज। सबसे पहले जान लो कि रिकूपेबल शॉर्ट वर्किंग्स का क्या मतलब होता है। देखिए जब भी रॉयल्टी अकाउंट में पढ़ते हो तो उसमें हम रिकूपमेंट पढ़ते हैं, यानी रिकूपमेंट का क्या मतलब है, एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें ये अलाउ किया जाता है कि जो भी अमाउंट है उसको हम फ्यूचर में रिकवर कर सकते हैं। आपने शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला पढ़ा होगा, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। जैसे मिनिमम रेंट था 10,000 रुपये और रॉयल्टी था 8,000 रुपये, तो शॉर्ट वर्किंग कितना हो जाएगा 2,000 रुपये। ये जो 2,000 अमाउंट है
ये रिकूप किया जा सकता है या रिकवर किया जा सकता है इन नियर फ्यूचर। तो ये जो 2000 का अमाउंट है ये हम करंट एसेट की तरह ट्रीट करते हैं और इसे बैलेंस शीट में हम करंट एसेट साइड में दिखाते हैं। तो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेप्रिसिएशन इज कॉज्ड बाय। तो देखिए डेप्रिसिएशन के कॉज होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे वियर एंड टियर ड्यू टू यूज ऑफ एसेट, पासेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेसेंस मतलब आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से, या किसी और भी तरीके से। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन इज कॉज्ड बाय यूज़ ऑफ एसेट, एसेट को यूज़ कर रहे हैं तो उससे डेप्रिसिएशन होगा ही होगा। तो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ अ कंपनी शुड बी शोन इन फाइनल अकाउंट्स ऑन। देखिए जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि एक कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले किए जाते हैं, जैसे कोई लीगल फ़ी हो, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, स्टैम्प ड्यूटी आपने पे किया हो, आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की प्रिंटिंग के लिए कुछ पैसा दिया हो, प्रमोशन या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस आपने कोई किया है, तो ये आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं और इनको हम दिखाते हैं एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द क्रेडिट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है और आपको क्रेडिट सेल्स पूछ रहा है। तो देखिए जब भी क्रेडिट सेल्स की बात की जाएगी तो वहाँ पे हम टोटल डेटर्स अकाउंट बनाते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन देखिए, टोटल डेटर्स या टोटल क्रेडिटर अकाउंट्स जो है ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब टोटल डेटर्स अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें पता चल सके कि हमें पैसे कहाँ कहाँ से आने वाले हैं। तो टोटल डेटर्स अकाउंट हम बना लेते हैं, यहाँ पे मैं रफली बना ले रहा हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी डेटर्स होते हैं ये आपके करंट एसेट होते हैं और करंट एसेट का जो बैलेंस होता है हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी, डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे हम ओपनिंग डेटर्स के बारे में लिख देंगे, जो भी अमाउंट दिया होगा। तो ओपनिंग डेटर्स यहाँ पे देखिए 10,000 रुपये दिया है तो वो हम लिख लेंगे। फिर दिया है सेल्स रिटर्न, तो लिख लेंगे बाय सेल्स रिटर्न। एक चीज़ ध्यान रखना कि ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से डेटर्स इंक्रीज हो रहे होंगे उनको हम डेबिट करेंगे, और ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे डेटर्स कम हो जाएंगे उनको हम क्रेडिट करेंगे। अब देखिए सेल्स रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पे दिया ना सेल्स रिटर्न 7,000, तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा तो डेटर्स हमारे क्रिएट ही नहीं होंगे, तो कम हो जा रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट साइड में 7,000। तो ये हो गया। बैड डेट्स दिया है, जब हमारे बैड डेट्स हो जाएंगे तो डेटर्स हमको मिलेंगे नहीं, पैसा मिलने वाला ही नहीं है यहाँ से, तो इससे भी कम हो रहा है हमारे डेटर्स। नेक्स्ट है कैश रिसिप्ट, 40,000 रुपये हमको मिल जाएगा, डेटर्स कम हो जाएंगे फिर से। तो यहाँ पे कैश रिसिप्ट पूरा आप लिख लेना, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स ₹40,000। उसके बाद है क्लोजिंग डेटर्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय बैलेंस CD, ये आपका क्लोजिंग डेटर्स हैं। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ। टोटल कर लेंगे, 7 3 10, 10 40 कितना हो जाएगा 50, 50 10 60, 63,000। ठीक है, अभी कुछ छूटा है क्या? हाँ, यहाँ पे होगा टू क्रेडिट सेल्स। एक बार आप फॉर्मेट भी चेक कर लेना, ठीक है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा सर कैसे सॉल्व करा रहा है। तो यही यहाँ पे पूछा गया है, तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। तो 63,000 में 10,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 53,000। तो क्रेडिट सेल्स जो है वो आपका आ गया है 53,000। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब बढ़ते हैं आगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स द ऑडिटर शुड सी। तो देखिए जब भी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की बात होती है तो ऑडिटर जो है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को देखता है, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ही सारे रूल्स और प्रोसीजर दिए होते हैं फॉरफीचर के। ठीक है, तो उसे चेक करना पड़ता है, यानी ऑडिटर को चेक करना पड़ता है कि जो भी रूल्स और प्रोसीजर बनाए गए हैं उसको कंपनी कंप्लायंस में ले रही है या नहीं ले रही है। तो 14th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इन विच ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। तो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना ये सब्सिडरी या आप इसको बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव होता है। तो 15th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोप्राइटी ऑडिट रेफर्स टू, प्रोप्राइटी ऑडिट जो होता है जनरली जो होता है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है। जैसे आप गवर्नमेंट कंपनी देख लो, इसके ऑडिट के लिए होता है और जनरली ये CAG द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो जब हम प्रॉपर्टी ऑडिट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो भी पैसा खर्च हो रहा है वो सही काम के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है, या प्रॉपर रैशनल है या नहीं है। तो प्रॉपर्टी ऑडिट रेफर्स टू द एग्जामिनेशन ऑफ नीड एंड रैशनल ऑफ एक्सपेंसेस। तो 16th का करेक्ट आंसर हो जाएगा C। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर वाउचिंग चेकिंग इज़ डन ऑफ। तो वाउचिंग के अंदर जो बुक्स ऑफ एलिमेंट्री एंट्री होती हैं इसको हम चेक करते हैं, चाहे वो परचेस डे बुक हो, कैश बुक हो, इन सारी चीज़ों को हम चेक करते हैं। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा A। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, या इस दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7317240017। ये था UP-LT ग्रेड कॉमर्स 2018 का अकाउंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग LT ग्रेड और PGT एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये शॉर्ट में मैंने एक वीडियो बनाया था आपके लिए ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाए कि 2018 में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू।